मैं दोबारा आपके सामने हाजिर होता हूं क्योंकि हम लोगों की जिंदगी में इंटरनेट का बहुत महत्व है। वो कभी भी चलते चलते रुक जाता है, कभी धीमे हो जाता है। हो सकता है कभी मेरी तस्वीर आपको आड़ी तिरछी फ्रीज दिखाई दे, कभी राहुल भाई की दिखाई दे। तो ये मान लीजिएगा कि ये जो टेक्नोलॉजी जिसमें हम पारंगत होने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अभी पूरी तरह दक्षता नहीं आ पाई है। मैं शुरुआत से ही बात करता हूं। राहुल जी के बारे में आप बहुत लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत इनके प्रशंसक भी हैं। मैंने उनसे कहा था कि वो अपने बारे में कुछ बताएं। मैं चाहता हूं नए सिरे से शुरू करें आप, फिर हम अगला सवाल करेंगे। धन्यवाद संतोष। अपने बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पे बात खत्म हुई, उससे थोड़ा पहले जाता हूँ कि मेरा जन्म जी। पंजाब में हुआ, जालंधर में। लेकिन फिर पिता अपने तबादले के बाद 3 साल का जब मैं था तो लखनऊ आ गए। तो तब से लखनऊ में ही रहा और लखनऊ ही आज हमारी दुनिया है। वहीं पढ़ाई हुई, वहीं शादी हुई, सब कुछ। दुनिया, आप भी लखनऊ के हैं तो आप जानते हैं कि लखनऊ के होने वाले का मतलब क्या होता है। आपको एक विशिष्ट भाव, एक अलग गर्व देता है, वो एक अलग एहसास देता है। मुझे गर्व है, मैं इसको सौभाग्य मानता हूँ कि मैं लखनऊ में रहने, बड़े होने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत एक गर्वीला लखनवी हूँ, ऐसा कह सकता हूँ। तो पढ़ाई लिखाई भी सब वहीं हुई। जी। मैंने, जैसी सामान्य, एक हम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के हैं और एक बहुत सामान्य पुराने लखनऊ के एक मोहल्ले में रहते थे। पुराने लखनऊ का एक बान वाली गली में अग्रसेन इंटर कॉलेज, तो गली में जैसे कॉलेज और स्कूल होते थे ऐसे उसमें पढ़ाई हुई। जी। वहाँ से जी। निकला मैं जी। और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में आया। वहाँ पर अंग्रेजी साहित्य में मैंने एमए किया। और मेरी रुचियां देखकर दरअसल मैं पत्रकार बना, इसका श्रेय मुझे इमरजेंसी को देना पड़ेगा जी। कि आप भी इमरजेंसी के दौरान सक्रिय रहे हैं, आप जानते हैं। तो उस समय इमरजेंसी में हमारे घर में कई लोग रुकते थे ऐसे आकर जिनके नाम वारंट हुआ करते थे। तो जी। चूंकि पिताजी के विचार ऐसे थे और कह सकते हैं कि परिवार मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था, मैंने आंख खोली तो सरस्वती शिशु मंदिर मेरी पहली पाठशाला थी। जी। तो एक संबंध वो बना रहा। और तो कई संघ के पदाधिकारी और जो लोग इमरजेंसी में सक्रिय थे, ऐसे लोग हमारे घर में आके रुकते थे, छुपे हुए तरीके से रुकते थे, छुपने के लिए। मतलब वारंट सबके जी। होते थे। उसमें श्री यादवराव देशमुख इसी क्रम में हमारे यहाँ के रुके, कई महीने वो रुके। यादवराव जी पांचजन्य के संपादक रह चुके थे, राष्ट्रधर्म जी। के जी। संपादक रह चुके जी। थे। आप भी उनको शायद जानते ही हैं। अच्छी तरह से। और तो मैं बहुत छोटा था, किशोर था, विश्वविद्यालय में ही शायद पढ़ रहा था। तो मेरी पढ़ने लिखने का शौक पहले से था घर में, पिताजी के कारण पढ़ने का उनको भी बहुत ज़्यादा शौक था। किताबें हमने जन्म, आँख खोलते ही किताबें अपने घर में देखी हैं, तो पढ़ने का शौक खुद भी हो गया। समसामयिक विषयों में रुचि, ये तो मेरी जो पढ़ने की रुचियां थी, उनको देखकर यादवराव जी को समझ में आया और उनको ये लगा कि मुझ में पत्रकारिता के कुछ बीज हैं। और जब जी। इमरजेंसी हटी तो उन्होंने एक साप्ताहिक अखबार शुरू किया, युग विवेक नाम से। उसमें जी। मुझे उन्होंने यूं ही, मैं तब तक उनका अ, पुत्र बन चुका था, वो मेरे दूसरे पिता हैं, ऐसा मैं बहुत गर्व के साथ आज कहता हूँ। जी। अब वो जी। नहीं है। जी। अ, जी। 1 साल हुआ उनको गए। तो सचमुच पिता का स्नेह, पिता का छत्र जैसा होता है, एक मानस पिता का, वैसा उन्होंने मुझे दिया, मुझे गढ़ा। और उन्होंने योग विवेक में मुझसे कुछ लिखाने पढ़ाने का काम, संपादन का काम, ये सब उन्होंने शुरू करवाया। और आपको याद होगा कि एक समय जिसकी आज के युवा कल्पना भी नहीं कर सकते, कि छपाई की जी। जो तकनीक थी उस समय, आपको याद होगा, तो हाथ से एक एक टाइप लगता था, टाइप पूरे, फिर गैली बिल्कुल। बनती थी, फिर उसका प्रूफ पढ़ा जाता था, प्रेस में जाकर ये सब करना होता था। एक छोटे साप्ताहिक अखबार में, पत्रिका में जो ये सारे काम होते थे, तो लिखना, संपादन करना, अनुवाद करना, फिर प्रेस में जाकर ये सारे काम भी करना, छपवाना, ये लेआउट सब वहां लेआउट से डिजाइन करना। लेआउट डिजाइन करना, ये सब वहां से हमने शुरू किया। फिर
जी, अ, अंग्रेजी में मेरी थोड़ी रुचि थी, तो मैंने अंग्रेजी साहित्य में प्रवेश लिया एमए में, और उसके बाद मुझे मौका मिला और मैंने अर्जी लगाई और मुझे मौका मिल गया पायनियर अखबार में, जो आप जानते हैं उस समय लखनऊ का अच्छी तरह सबसे से जी, प्रदेश का प्रमुख बड़ा अखबार अच्छा। होता था, द जी, पायनियर। जी, जी, उसमें प्रशिक्षु प्रशिक्षु बनने का मुझे अवसर मिल गया। तो वहां से मैं कहूँगा कि जिसको हम मुख्य धारा की व्यावसायिक पत्रकारिता कहते हैं, वहां से इसकी शुरुआत हुई। और धीरे धीरे वहीं से फिर उप संपादक बने, जो एक आप भी उन सारे जो सीढ़ियां होती हैं पत्रकारिता की, वहां से चढ़नी शुरू की। तो उप संपादक बने, फिर संवाददाता बना, अपराध संवाददाता बना, पहले संवाददाता अपराध का बना था। फिर राजनीति में आया, वहां हमारी और आपकी मुलाकात, तो बहुत सारे मित्र जो तब से मित्र बने आज तक हैं। फिर मुझे मौका जी, मिला तो मैं दिल्ली में आया। दिल्ली में पहले करंट वीकली के लिए आया था, उनका दिल्ली का ब्यूरो प्रमुख रहा। इस बीच इलस्ट्रेटेड वीकली के लिए काफ़ी लेखन में करता रहा। एक रोचक बात यह है कि इलस्ट्रेटेड जी, वीकली के दिल्ली के राजनीतिक संवाददाता के रूप में मेरी नियुक्ति हो गई थी। राम तरनेजा उस समय प्रबंध निदेशक हुआ करते थे बेनेट कोलमैन के। लेकिन केसी खन्ना जिन्होंने मुझे इसके लिए नियुक्त किया था, वो अचानक उनका देहांत हो गया, प्रतीश नंदी संपादक बन के आ गए। तो उनकी, जैसा कि आप जानते हैं संपादक बदलता है तो वो अपनी टीम लाता है, पुरानी टीम नहीं रखता। तो नियुक्ति पत्र हाथ में होते हुए भी मैंने एक दिन भी इलस्ट्रेटेड वीकली के लिए काम नहीं किया। तो वो एक अध्याय जो शुरू होता होता रुक गया रुक वहीं गया। पर। और उसके बाद फिर संक्षेप में फिर मैं वापस दिल्ली आया, लखनऊ आया। दिल्ली से द वीक मैगजीन, जो आज भी बहुत अच्छी पत्रिका है देश की, उसकी शुरुआत हो रही थी। उसके संस्थापक संपादक टीबीआर शिनॉय थे, जिनसे मेरा अच्छा परिचय और उनका भी स्नेह मुझे मिल रहा था, क्योंकि मैं आईएनएस में काम करता था दिल्ली में, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी उसकी, जहाँ पर आप जी, जानते जी, हैं कि जी, अधिकांश जी। बाहर के अखबारों के कार्यालय होते हैं। तो उन्होंने मुझे शेनॉय लखनऊ साहब, शेनॉय साहब बहुत बड़े आदमी थे। कभी इसके ऊपर भी बहुत होना बड़ा, चाहिए, जो बड़ी-बड़ी बिल्कुल व्यक्तित्व शिनॉय रहे हैं साहब, पत्रकारिता में। हाँ, लोग उनको बिल्कुल भूल निश्चय ही, चुके हैं। बिल्कुल। निश्चय ही ये बहुत अच्छा होगा। और उनकी बेटी भी, मैं बहुत साल से संपर्क में नहीं हूँ, सुजाता शिनॉय, वो अमेरिका में पढ़ रही थी जब आखिरी मुझे जानकारी है, तो वो भी पत्रकारिता ही शायद पढ़ रही थी और कर रही जी, थी। तो शिनॉय साहब पर निश्चय ही बात होनी चाहिए, और इस पीढ़ी को पता होना चाहिए कि उनके जैसा व्यक्ति भी संपादक और पत्रकार रहा है, एक असली खांटी संपादक। और संवाददाता बिल्कुल। कैसा होता है, पत्रकार कैसा होता है, हुँ, जो उतना ही हुँ, रचनाशील पत्रकारिता के बाहर है जितना भीतर है। तो उन्होंने इस शुरुआत की थी द वीक बिल्कुल। की, और मुझे उसका उत्तर प्रदेश का संवाददाता बना के उन्होंने वापस लखनऊ भेजा। जी, उसी दौरान वहाँ मेरा विवाह हुआ, प्रेम विवाह हुआ। और फिर 2 साल करीब वहाँ काम करके मैं फिर वापस दिल्ली आया। दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का आप जानते हैं कि एक बार स्वाद लग जाए तो फिर वापस जाना थोड़ा कठिन होता है। जी, हालांकि वो बहुत अच्छे साल थे। द वीक और जो मलयालम मनोरमा संस्थान है, इस जैसे संस्थान भी देश में बहुत कम हैं, जो अपने पत्रकारों का, अपने केवल पत्रकारों का नहीं, अपने सारे कर्मचारियों का इतना सम्मान करते हैं, उनकी गरिमा का को बना के रखते हैं, बढ़ाते हैं। और जिस तरीके से वो अपने कर्मचारियों, अपने लोगों को अपने साथ रखते हैं, वो बहुत एक सराहनीय चीज़ है। और सारे हमारे अखबारी संस्थानों के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत प्रेरक उनकी संस्कृति है मलयालम मनोरमा, यानी द वीक जिसका एक हिस्सा है। तो उसके बिल्कुल, बाद मैं बिल्कुल। लखनऊ से वापस दिल्ली आया। पहले प्रोब इंडिया मैगजीन थी, उसका राजनीतिक संवाददाता बना, ब्यूरो चीफ बना। प्रोब की ही एक आप जानते हैं उस समय पत्रिका होती थी, बहुत लोकप्रिय और माया। सफल थी, माया। तो एक संयोग ये हुआ, मेरा हिंदी पत्रकारिता में आना एक संयोग था, कहीं जी, क्षितिज में नहीं था मेरे, क्योंकि मैं खूब आराम से काम अपना चल रहा था अंग्रेजी पत्रकारिता में। एक बार उसके माया के जो दिल्ली ब्यूरो प्रमुख थे वो बीमार पड़े, या कहीं उनको लंबी छुट्टी लेनी पड़ी, और आवरण कथा आनी थी, अगला अंक आना था। अचानक ये हुआ, उनकी अनुपस्थिति हुई। तो प्रबंधन ने मुझसे कहा कि आप तो हिंदी वाले ही हैं, लखनऊ के हैं, तो आप हमारे लिए एक आवरण कथा लिख दीजिए।
माया के भूपेंद्र जी अभिनय, शायद थे उस समय ब्यूरो चीफ। भूपेंद्र स्नेही, हाँ, भूपेंद्र स्नेही थे शायद। भूपेंद्र स्नेही, जी हाँ। हाँ। तो मेरी उनसे कभी भेंट नहीं हुई, अच्छा, मैं तो मैंने जानता था उनको अच्छी तरह। सहज ही एक आवरण कथा लिख दी माया के लिए हिंदी में। तो वो उन लोगों को कुछ ऐसी लगी, ठीक लगी, कि उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब आप दिल्ली ब्यूरो आप ही संभालिए। जी। तो और मुझे प्रोब में विजय दत्त जी लेके आए थे, विजय दत्त उसके संपादक थे। वो हमारे बहुत, जी। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मुझे स्नेह दिया, बहुत सिखाया, बहुत सीखा मैंने, जैसे पायनियर में सीखा था। और अपने इन सब गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, याद करता हूँ। तो फिर मैं उसी संस्थान की हिंदी पत्रिका में माया में आ गया, और तब से मेरी हिंदी पत्रकारिता का दौर शुरू हुआ। वहाँ पर 2-2.5 साल गुजारने के बाद फिर प्रभाष जी उन दिनों जनसत्ता का मुंबई संस्करण शुरू करने वाले थे। और मैं समझता हूँ कि शायद अनुपम मिश्र, जिनको आप जानते हैं, गांधी शांति पत्र देश के बहुत बड़े पर्यावरणविद और अपनी तरह के जी। अनूठे पर्यावरणविद, उनका भी मुझे स्नेह बहुत मिला। एक हम लोगों में पारिवारिक संबंध थे। तो मैं समझता हूँ, हालांकि अनुपम भैया ने कभी मुझे कहा नहीं, कभी नहीं बताया, लेकिन ऐसा संकेत मुझे बाद में मिले, काफ़ी दिनों बाद, कि उन्होंने प्रभाष जी से कहा कि आप राहुल को देखिए, उससे मिलकर देखिए, आपको ठीक लगेगा। तो राहुल, प्रभाष जी ने मुझे बुलाया। जाहिर है उनको ठीक ठाक ही लगा होगा, तो उन्होंने मुझे मुंबई भेज दिया, जनसत्ता मुंबई का स्थानीय संपादक बनाकर। मुंबई अब यही में मैं अब करीब 60। यही यही मेरा एक सवाल है इसी जी, चीज पे। आप प्रेतो सारे ही संपादकों के रहे। अयूब सैयद ने बहुत आपको स्नेह दिया बहुत अपने हर बहुत स्नेह प्रोजेक्ट दिया अयूब में। सैयद ने। मुझे पता चला कि हाँ, आप बम्बई में बहुत समुद्र मुद्र के किनारे वो पार्टियां वार्टियां क्या करते थे, प्लान करते थे। तो मैं, मैं इन इनसे विजय जी का आपने बताया बताया, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि राहुल देव की पहचान राहुल देव के रूप में तो शायद प्रभाष जी के संपर्क में आने के बाद बनी। लोगों ने जो आपका चमत्कारिक रूप पत्रकारिता का देखा, वो शायद उसमें प्रभाष जी का बहुत योगदान, ऐसा मुझे लगता है शायद था। सवाल आपसे निश्चय पूछ ही, रहा हूँ। निश्चय ही। प्रभाष जी मेरे, अगर याद रहा, देशमुख मेरे पहले दूसरे पिता हैं, यानी मानस पिता हैं, तो प्रभाष जी मेरे दूसरे मानस पिता हैं। और उन्होंने भी जिस तरह का, उस पूरे परिवार ने मुझे जैसे अपनाया। प्रभाष जी को आप जानते हैं, प्रभाष जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि जो एक बार उनसे मिल लेता था वो उनका हो जाता था, और वो जी उसको बिल्कुल अपना लेते बिल्कुल थे। और उनसे, प्रभाष जी से जुड़ना यानी एक संपूर्ण प्रभाष जोशी परिवार से जुड़ना होता था। बिल्कुल। और जनसत्ता परिवार तो था ही, और जनसत्ता परिवार भी मैं कहूँगा कि किसी भी अखबार के लिए आज भी जिस तरह का जुड़ाव जनसत्ता के पूर्व सहयोगियों में आज भी जैसे संबंध है, स्नेह भाव है, वैसा भी मुझे जीवन में कहीं नहीं दिखा। वैसा वो दुर्लभ है। ये प्रभाष जी का बनाया हुआ, ये सारा चमत्कार प्रभाष जी का है। जनसत्ता को उन्होंने अब एक पत्रकारिता का बिल्कुल चमत्कार बना बिल्कुल दिया। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल हाँ, राहुल जी, हम आपके इस राय के ऊपर कि ये जो नाम अभी हम लोग ले रहे हैं, शिनॉय साहब का ले रहे हैं, प्रभाष जी का ले रहे हैं, या और बहुत सारे संपादक हुए जिनमें माथुर साहब हैं, इन सब के बारे में जो जानने वाले लोग हैं उनके साथ एक चर्चा जारी रखेंगे। पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रभाष जी की पूरी पत्रकारिता एंटी स्टैब्लिशमेंट पत्रकारिता थी। उनके ऊपर शायद सर्वोदय आंदोलन का जो प्रभाव था वो तो था ही था, पर जयप्रकाश जी का बहुत प्रभाव था। और फिर करेला नीम चढ़ा, उन्हें मिल गए गोयनका जी। तो गोयनका जी घनघोर एंटी स्टैब्लिशमेंट आदमी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपने जो पत्रकारिता की और एंटी स्टैब्लिशमेंट पत्रकारिता प्रभाष जी के संपर्क में आने के बाद जब आपने शुरू की, शायद आपात का भी उस पर एक असर रहा होगा। आपको उसमें कहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दबाव, कोई लालच, प्रलोभन, धोखा जैसी चीजें कुछ मिली क्या अपनी जिंदगी में रिपोर्टिंग में? मेरे को जो बहुत अफसोस है संतोष, जीवन के, उसमें एक ये भी है कि मैं तरसता रह गया, यार कोई मुझ पर कोई बड़ा दबाव डाले या कोई बड़ा प्रलोभन दे,
हम तो तैयार बैठे, कोई प्रलोभन तो दे हमें, लेकिन किसी ने कोई चारा ही नहीं डाला। और मैं सुनता हूँ कि पत्रकार बिकाऊ हैं और बिक जाते हैं, और वो सब कुछ, जैसे आजकल तो बहुत हो गया है कि हमको दलाल भी कहा जाता है, हमको बिका हुआ कहा जाता है, और तरह तरह के नए शब्द भी गढ़ लिए गए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना देशद्रोही भी चाहता कहा, हूँ, देशद्रोही भी कहा हाँ, जाता है। देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही, हिंदू हाँ, द्रोही, जो भी, बिल्कुल, तो सब कुछ कहा बिल्कुल। जाता है। अ, मैं बहुत छोटे मोटे कुछ घटनाएं हों जिसमें कुछ लोगों ने मुझे इशारा कुछ किया हो या दबाव, तो मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन ऐसा दबाव कभी पड़ा नहीं किसी मालिक ने भी। या क्योंकि मालिक संपादक भी होते थे, जैसे अयूब सैयद को आप जानते हैं। अयूब सैयद ने भी मुझे, उनके बारे, उनकी छवि बड़ी अलग तरह की थी। उनको लोग कई तरह की चीज, बहुत कुछ कहते थे, लेकिन मेरे साथ उन्होंने मुझसे कभी कुछ गलत लिखने को, कोई एक कोण देने को, किसी खबर को, किसी एक व्यक्ति को या पार्टी को, किसी को बढ़ाने या घटाने, ये करने को नहीं कहा उन्होंने। मैंने जो लिखा उन्होंने छापा, मुझे निर्देशित नहीं किया उस तरह से। तो वो भी एक ये तरह, अनुभव वो भी वो राहुल भाई, वो भी एक तरीके से मन से एंटी एस्टेब्लिशमेंट नेचर पूरी के ही तरह, थे। पूरी तरह। हालांकि अपने मन को उन्होंने व्यावसायिक सफलता के लिए कुछ दबाया भी, और अगर वो नहीं करते तो एक, वो भी सामान्य परिवार से, केवल एक संवाददाता थे पेट्रियट में, वहां से फिर वो मालिक नहीं बनते और इतने बड़े नहीं बनते। लेकिन उनके भीतर एक आग थी, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एक एक भाव उनका बिल्कुल रहता था, क्योंकि वो पेट्रियट का उनका पूरा प्रशिक्षण था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनके मन में आप कह लीजिए कि पूंजीवाद और पूंजी और धन का आकर्षण भी था, लेकिन उन एक साम्यवादी प्रतिक्रिया और एक साम्यवादी समाजवादी सरकार विरोधी, सत्ता विरोधी मन भी था उनमें। तो ऐसे विरोधाभास हम सब में होते हैं। तो मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूँ हाँ, कि मैं माफ कीजिएगा, बीच में टोक इसलिए रहा हूँ क्योंकि नहीं नहीं, जरूरी है ऐसे ही। कुछ चीजें आपसे जानने की बड़ी ख्वाहिश मेरी भी है। आप प्रभाष जी के साथ आके आपने एक तरह की पत्रकारिता शुरू की और स्वतंत्र रूप से आपने बंबई का नया एडिशन निकला था जनसत्ता का निकाला। उस जनसत्ता की धार जो आपने बंबई में रखी और जो दिल्ली में थी, उसमें कहीं आपको कोई फर्क लाना पड़ा, या उसी धारा में आपने बंबई जनसत्ता को भी डाला? बिल्कुल नहीं, हम सब प्रभाष जी के शिष्य थे। तो जो जनसत्ता की शैली थी, जो जनसत्ता की धार थी, जो प्रभाष जी की शैली, जो धार थी, और जो उनकी, आप कह सकते हैं कि राजनीति भी थी एक तरह से, क्योंकि वो बहुत राजनीतिक भी थे। वो बिल्कुल। राजेंद्र जी की तरह, राजेंद्र माथुर की तरह निरपेक्ष भाव से पत्रकारिता करने वाले नहीं संपादक नहीं करते थे। थे। वो एक एक्टिविस्ट संपादक थे, और वो एक्टिविज्म उनका मुझे बहुत प्रिय भी था। और मैं स्वयं भी एक तरह के एक्टिविज्म हमेशा करता रहा हूँ। मैं स्वयं अपने को निरपेक्ष, तटस्थ, हर हर राग अनुराग और उससे मुक्त कुर्सी पे बैठ के संपादकीय लिखने वाला पत्रकार या संपादक नहीं रहा। प्रभाष जी भी नहीं थे। वो घटनाओं को, राजनीतिक घटना चक्र को भी उसमें एक, वो स्वयं उसमें शामिल होते थे, उसको बदलने की कोशिश करते थे। और आप जानते हैं कि उस समय इंदिरा गांधी का विरोध करने में या इमरजेंसी का विरोध करने में, उसके बाद भी जो कुछ हुआ उसका विरोध करने में, और जनता पार्टी, आप स्वयं उसमें आप रहे हैं संसद में, आपने देखा है। तो उनकी जिस तरह की मित्रता विश्वनाथ प्रताप सिंह से थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह से थी, जैसी चंद्रशेखर से थी, और वो एक प्लेयर थे एक हद तक। कई सरकारों और विपक्ष के बीच में उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। ये सब अपनी पत्रकारीय गरिमा और पत्रकारीय निष्पक्षता, उसको बनाए रखते हुए, ये जो साधा प्रभाष जी ने, कि वो जो करते थे, वो लिखते भी थे, कितना लिखते थे, और उनकी नहीं, राजनीति बिल्कुल चंद्रशेखर जी के खिलाफ तो कितना लिखा उन्होंने। खूब लिखा। और वही उनकी मित्रता भी रही। जहां जरूरत पड़ी वहां उन्होंने चंद्रशेखर जी के मतलब क्या आप कह लीजिए कि एक सलाहकार भी थे वो। और बिल्कुल। संपादक के रूप में उनकी जब बात गलत लगती थी, उसका उन्होंने आलोचना भी की। और केवल उन्होंने नहीं, उन्होंने अपने यहाँ भी, तो ये बात पत्रकारों के लिए और पाठकों के लिए भी समझना बहुत जरूरी है कि ये ऐसे संपादक हुए हैं
जिन्होंने अलग अलग धाराओं के, अलग अलग विचारधाराओं के गंभीर लोगों को अपनी टीम में शामिल किया, सोच गफलत में नहीं, सोच समझ के। उनमें जो एक वैचारिक लोकतांत्रिकता थी, तो उसमें आप पाएंगे कि जनसत्ता का जो संपादकीय मंडल था, उसमें जो सहायक संपादक थे, जो संपादकीय लिखते थे, जो जो बड़े लेख लिखते थे, जो ब्यूरो भी था राजनीतिक खबरों का, उसमें हम्म। उसमें आरएसएस से जुड़े लोग भी थे, उसमें राम बहादुर राय भी थे, उसमें बनवारी जी भी थे, उसमें ओम थानवी भी थे, उसमें अलग उसमें और अलग तरह के लोग भी थे, उसमें दूसरी धाराओं के लोग भी थे। और ये सब मिलकर जो एक जिस लोकतांत्रिक ढंग से और गंभीरता से जो चर्चा होती थी, जो संपादकीय लिखे जाते थे, इसलिए उनमें कोई एक आदमी बैठकर सबको हाँक रहा है, चला रहा है, एक ही धारा चल रही है, ऐसा नहीं होता था। लेकिन सरकार और सत्ता विरोधी चरित्र जनसत्ता बरकरार के रहा। कंटेंट का हमेशा बना रहा। वो तो बुनियादी बात थी, जिसे हम संविधान के बुनियादी तत्व कहते हैं, कुछ उस तरह का था वो। तो वो सत्ता समर्थक अखबार नहीं हो सकता था, लेकिन उसके भीतर विचार की लोकतांत्रिकता और विचारों की विविधता भरपूर थी जनसत्ता में, और यही मैं चीज। एक हाँ। एक चीज मैं आपसे और उस पे या तो हाँ कीजिए या ना कीजिए। अभी आपकी बात सुन के और जितना जो मैंने पत्रकारिता को जाना, उसमें मैंने देखा कि राजेंद्र माथुर और प्रभाष जोशी जी में एक बुनियादी फर्क था। दोनों ने, जैसे आपने कहा कि वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने चाहे समाजवादी बनवारी जी जैसे को लिया हो, या आप दूसरे नाम ले लें, मैं दिल्ली ब्यूरो की बात कर रहा हूँ। राय आप तो साहब थे, मुंबई गए थे, लेकिन हाँ, हरिशंकर व्यास हैं, ये जितने हरिशंकर सारे व्यास लोग थे। थे, राय साहब थे। राय साहब को तो वो तोड़ के ले ही आए फिर बाद में नवभारत टाइम्स से। तो वो एक्टिविस्ट ऐसे ही जर्नलिस्ट साथ रखना चाह रहे थे, या डेस्क पर, जो एक्टिविज्म में भरोसा करते हो। माथुर साहब के यहाँ ऐसा कोई नहीं था। बिल्कुल, जैसे मैंने मुझे एक कहा भी ना नाम कि नहीं याद है। हाँ। नहीं नहीं, आप नहीं ले सकते। ये इसलिए मैंने शुरू में कहा कि माथुर साहब की पत्रकारिता का जो, और जो जिस पत्रकारिता को वो जीते थे, जिसमें वो विश्वास करते थे, वो उनके जिन लोगों का उन्होंने चयन किया, उन्होंने अपना संपादकीय विभाग जैसा बनाया, जैसा गठित किया, वो उसमें प्रतिबिंबित होता है। और प्रभाष जी बिल्कुल। जैसे थे, जितने खुले थे और जितने एक्टिविस्ट थे, वो उनके बनाए हुए और उनके चुने हुए लोगों में और उनके बनाए हुए संपादकीय मंडल में प्रतिबिंबित होता है। और ये जो लेकिन खुलापन है, दोनों। आप देखिए, जो बिल्कुल सीमाएं बिल्कुल तोड़ने बिल्कुल का, अब जनसत्ता के बारे में आप जानते ही हैं कि उन्होंने, जनसत्ता ने एक बिल्कुल नई धारा हिंदी पत्रकारिता की शुरू की, नई भाषा दी, बिल्कुल। नई धार दी, एक नया मुहावरा दिया पत्रकारिता का। एक पूरी समूची पत्रकारिता की बहुत भड़कती हुई, जीवंत, धारदार भाषा और शैली का निर्माण किया, कि ऐसी पत्रकारिता की भाषा भी हो सकती है जो देशज है, जिसमें देशज अनुभूतियां, संवेदनशीलताएं, विचार, परंपराएं और भाषा और शब्द वो भी जगह पाते हैं, और खूब तीखी धार वाली विचारधाराएं भी जगह पाती हैं। और दोनों ही अपने समय के अनूठे संपादक थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो दोनों दो अलग ध्रुवों पर थे, और इनसे बेहतर एक ही समय में दो समानांतर या प्रतिस्पर्धी अखबारों में दो निजी जीवन में इतने घनिष्ठ मित्र, पारिवारिक मित्र, लेकिन पत्रकारिता पत्रकारिता के सिद्धांतों और व्यवहार के दो अलग ध्रुवों पर खड़े ऐसे आप मित्रों की और संपादकों, दो संपादकों की तुलना नहीं कर सकते। ऐसा कहीं मिलता नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है बिल्कुल। कोई नहीं है, ऐसी नहीं है। जोड़ी रही है हिंदी पत्रकारिता में, कम से कम अंग्रेजी में भी मैं कह सकता हूं कि नहीं रहा। अब मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिए, जी। राहुल देव जी के बारे में पूछने दीजिए कि राहुल देव जी ने अपने जीवन में ऐसी कितनी स्टोरी की रिपोर्ट की जो उन्हें याद है, जिन्होंने प्रभाव डाला है राजनीति पे, समाज पे, दूसरे पत्रकारों को फॉलो अप स्टोरी करने के लिए विवश किया हो, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आपको याद हैं? मैंने तो इस तरह से कभी देखा भी नहीं,
और मैंने कभी जो मैंने लिखा उसका संग्रह भी नहीं किया है। ईमानदारी की बात तो ये है कि मुझे अब याद भी करना पड़ेगा, तो एक तो मेरी, आपको यकीन नहीं होगा कि मेरी याददाश्त कितनी कमज़ोर है, और आज से नहीं, ये पैदाइशी है। तो मुझे अपना किया हुआ, जो अपने साथ हुआ है या किया है, उसका बहुत याद नहीं रहता। ये ईमानदारी से कह रहा हूँ। और मैं उसका संग्रह भी नहीं करता। लेकिन और पहली बात कि मैंने कोई भंडाफोड़ पत्रकारिता नहीं की है, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म कहते हैं। मैं, जैसे संतोष भारती ने अपनी एक पत्रकारिता के लिए नाम कमाया था, हमारे एक मित्र हुआ करते थे संतोष भारती, और जैसा उदयन शर्मा ने जो किया था, जो जो हमारे सब मित्र रहे हैं, बड़े रहे जी हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़े पत्रकार थे हम लोग के दोस्त, बड़े हाँ, भाई थे। और संतोष भारती भी बहुत बड़े पत्रकार थे, और इस श्रृंखला की शुरुआत तो दरअसल उनसे होती तो और अच्छा होता। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, तो एक दिन उनसे राहुल मैं जी, बात अब करूंगा। राहुल जी, लेकिन लेकिन एक एक दो एक चीजें याद आती हैं। जी एक इस जी सवाल का जी जवाब मैं करूँ, जो मुझे, जी जिसे मैं कह लूँ कि मुझे थोड़ा आत्मसंतोष जो अपना काम देता है, वो मुंबई का काम है। मुंबई में भी एक्टिविज्म के चलते हमने एक ऐसा काम किया था जो उससे पहले कभी मुंबई के इतिहास में नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ। ये जी शिवसेना की ताकत का जो दौर था, 90 का हम्म, दशक मुंबई में। जी जी और उस समय हमारे मित्र निखिल वागले पर जो समाज जो निकालते थे, वो आप जानते हैं, बिल्कुल घोर हाँ, निखिल निखिल, बड़े पत्रकार बन गए और हैं बड़े पत्रकार, हाँ, बहुत विचार से बड़े, हिम्मत वाले और हैं। हाँ, स्वतंत्र, बिल्कुल समाजवादी, और बिल्कुल बिल्कुल क्रांतिकारी बिल्कुल बिल्कुल पत्रकारिता करते बिल्कुल थे। तो उनका जो बिल्कुल अखबार था बिल्कुल महानगर, जो उन्होंने शुरू किया था और खड़ा किया, निखिल ने इतना बड़ा किया, उस पर शिवसेना के खूब हमले होते थे, क्योंकि वो सीधा प्रहार शिवसेना और बाल ठाकरे पर करते थे। और करते उसके थे। हाँ, विरोध में हम लोग सड़क पे उतरते थे। तो मेरे जो गर्व हैं कुछ, उसमें से सबसे बड़ा गर्व तो ये है कि मैंने पत्रकारिता की आज़ादी पे हमले के विरोध में सड़क पर उतरकर जुलूस निकाले हैं, नेतृत्व किया है। लाठियां तो नहीं खाई, लेकिन पत्थर खाए हैं, गालियां बहुत खाई हैं, धमकियां खाई हैं। इस हद तक कि एक महीने तक मुंबई पुलिस ने मुझे सुरक्षा भी दी। तो क्या वो बात। मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण अध्याय है, वो पत्थर खाना, वो तो खतरे किसी भी उठाना। पत्रकार का होना चाहिए, आप सही कह रहे हैं। और उसकी शुरुआत भी ऐसी हुई कि मैं एक थोड़ा निजी भी हो गया था, कि जी अब जी, कुछ निजी प्रसंग उसमें आ जाएंगे। हाँ प्लीज। मैंने एक श्रृंखला लिखी थी। हमारे साथ जनसत्ता में हमारे सहयोगी थे, जो जनसत्ता छोड़कर, उनके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा कैसे और क्यों छोड़ा उन्होंने, लेकिन वो महानगर का जो सामना, जो सामना मराठी अखबार है हाँ शिवसेना का, हाँ, उसका जब दोपहर का सामना नाम से हिंदी का अखबार शुरू हुआ, तो उसके वो पहले संपादक बने। हम्म, और वहां पर उन्होंने जो निखिल वागले के लिए जिस तरह के एक पूरी श्रृंखला चलाकर चरित्र हनन की, एक पूरी मुहिम चलाई, लगभग रोज हर दूसरे दिन एक श्रृंखला अंक बाकायदा देकर एक पूरी वो चलाई, वो मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी। और मैंने उसके खिलाफ अपनी एक श्रृंखला लिखी, 2 या 3 मैंने संपादकीय लिखे, लेख लिखे। और उसको कुछ ऐसे दिया था कि ये पीत नहीं, ये प्रेत पत्रकारिता है। तो पीत पत्रकारिता तो होती है, वो ये उससे कहीं ज्यादा आगे की चीज थी। प्रेत पत्रकारिता मैंने उसको नाम दिया, और उसके बाद से मैं खुद उस अखबार का और उन संपादक का निशाना बन गया, जो राजनीति में भी गए, और राजनीति में वो बहुत सफल हुए। नाम लेने की जी जरूरत नहीं है। सब समझ गए बिहार होते हुए। हाँ तो जी तो मेरे खिलाफ एक उन्होंने श्रृंखला शुरू की, और उसमें कई लोगों ने उसमें योगदान दिया, और उसमें बहुत मजेदार बातें कही गई, जैसे मैं बहुत चरित्रहीन हूँ, भ्रष्ट हूँ, और ये तो बहुत सामान्य चीजें हैं। और पूरी श्रृंखला वो भी एक चली, और उसके साथ साथ हमारा ये विरोध चल ही रहा था सड़क पर। और मैं एक एक बात जरूर बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सबको, जी कि ये शिवसेना के इतिहास में पहली बार हुआ कि प्रभाष जी उसके मुखिया थे इस मुहिम के। प्रभाष जी ने, हम उनके सिपाही थे, जी उन्होंने देश के सबसे प्रमुख, सबसे सम्मानित संपादकों, पत्रकारों को इकट्ठा करके
जिनमें निखिल चक्रवर्ती थे, बीजी वर्गीस थे, दिलीप पटगांवकर जैसे लोग, उसमें हमारे बाद में वो भी सांसद बने, अभी नाम आएगा तो मैं बताऊंगा। इस तरह के लोग, एक पूरा शिष्टमंडल दिल्ली से मुंबई आया और उसने एक पूरे दिन का धरना हम सब लोगों ने शिवसेना भवन के सामने दादर में, आपने वो जगह देखी है, ठीक अच्छी सामने तरह से। सड़क पार, पूरे एक दिन का धरना शिवसेना और उसकी प्रेस विरोधी, प्रेस पर हमले करने वाली आक्रामक राजनीति के विरोध में हमने एक दिन का धरना दिया, जिसमें देश के बहुत बड़े बड़े पत्रकार बैठे सारा दिन, भाषण हुए। आप कल्पना कीजिए, शिवसेना के लिए ये अकल्पनीय था। तो दोनों तरफ शिव सैनिक थे जो बहुत उत्तेजना, क्रोध में भरे हुए थे कि हमारे बाला साहब को इस तरह की बात कर रहा है, उनको सामने आके कोई चुनौती दे रहा है, भाषण दिए जा रहे हैं शिवसेना भवन के सामने, सेना भवन के सामने। लेकिन ये हुआ, और मुझे गर्व है इस बात का कि उसका एक एक छोटी भूमिका उसमें मेरी भी थी। और वो आप ही लोगों ने वो लड़ाई शुरू की थी, तभी दिल्ली के लोग आए यहाँ पर। जी जी। तो अगर आप लोग वहाँ, जो आप हाँ, कह रहे हैं जाहिर कि है, आपने पत्थर हम नहीं तो, खाए होते और आपने लड़ाई शुरू नहीं की होती, तो ये लोग क्यों इन्वॉल्व होते हैं? हाँ, लेकिन लेकिन वो उसका नेतृत्व, उसके नेता प्रभाष जी थे, और प्रभाष जी आप जानते हैं कि उनमें ये नेतृत्व गुण बिल्कुल, था बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। बिल्कुल वो जोड़ लेते थे सबको और चीजों को खड़ा कर देते थे। तो ये उन्होंने किया। उसमें मैं भी शामिल था, उनका सिपाही था मैं, उनका मुंबई का सिपाही था, सिपह सालार कुछ भी कह लें आप। तो वो एक बहुत बड़ा काम बड़ा हुआ, क्योंकि इससे शिवसेना का जो आतंक था कि कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता, उसके खिलाफ प्रदर्शन तो अकल्पनीय था, वो केवल कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी कर सकती थी, और जिसमें कोई बहुत हिम्मत उस तरह से नहीं होती थी, उसमें ये एक बड़ी बात थी। आप दूसरी चीज, एक हाँ, सवाल। जी, जी, जी। बोले, बोले, बोले। नहीं, एक अध्याय और है मुंबई का ही है, वो भी जो वो भूमिका जो लिख कर और खुद एक्टिविज्म करके मैंने मुंबई दंगों के दौरान निभाई थी, वो भी मुझे थोड़ा संतोष देती है। मुंबई दंगे जब हुए थे विस्फोट के बाद 1992-93 में, जो 92, 93। हाँ, जब 92 तो था शायद, हाँ। 92-93 में हुए थे, उसमें हम्म। पूरी मुंबई जल गई थी पूरी तरह से। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बड़े हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे धारावी में, और बहुत जगहों पर बहुत हिंसा हुई थी, हत्याएं हुई थी, आगजनी हुई थी, लोगों को लूटा गया था, जलाया गया था, मारा गया था, दोनों पक्षों से। तो उसमें जो जो शांति के प्रयास हो रहे थे, उसमें भी मैंने एक सक्रिय भूमिका निभाई। तो मैं राज्यपाल की शांति समिति का एक सदस्य था, हम लोग सक्रिय बैठकें करते थे। अलेक्जेंडर, उस समय पीसी अलेक्जेंडर उस राज्यपाल थे। तो धारावी में हमने कई रातें बिताई, शबाना आजमी हमारे साथ होती थी, हम लोगों ने मिलकर धारावी में, स्लम्स में, दूसरे इलाकों में काफ़ी काम किया। वो भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत मुझे संतोष देने वाला काम है। और ये मतलब पत्रकारिता के साथ साथ ये भी चल रहा था। राहुल जी, उस समय के जितने संपादक थे, राहुल देव सहित, सभी लोगों की एक दृष्टि तो रहती थी कि लोगों के ऊपर अगर कहीं सत्ता का या व्यवस्था का अगर प्रहार होता है या दमन होता है, उन्हें कुचलने की कोशिश होती है, तो गरीब के पक्ष में उस समय की पूरी संपादक बिरादरी खड़ी हो जाती थी। कुछ ही लोग थे जो नहीं खड़े होते थे, जो पब्लिक रिलेशन जर्नलिज्म करते थे। वो उनके बारे में जिक्र करने की जरूरत नहीं है, पर मुझे उनका जिक्र करना है जिस मानसिकता ने आपको राहुल देव बनाया। क्योंकि अगर वैसे ही आपके आसपास लोग थे, वैसे ही साथ के सारे संपादक थे, और कभी कभी तो मुझे लगता है एक होड़ लग जाती कि वो प्रो पीपुल जर्नलिज्म कर रहा है, हमारे यहाँ ये पक्ष कमजोर क्यों है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि उस समय और आज में ऐसा कौन सा युग परिवर्तन हो गया कि आज लोग, जनता, गरीब, दबा कुचला, नौजवान, किसान, ये सब अब 7 दिन से राहुल भाई, रेलवे के मजदूर आंदोलन, रेलवे के लोग आंदोलन कर रहे हैं 7 दिनों से कि रेलवे को प्राइवेटाइज न किया जाए। किसी चैनल में कोई खबर नहीं। मैं इसका इसका अर्थ जानना चाह रहा हूं।
क्या हुआ, हम सब ने आस्थाएं बदल ली, हमने पत्रकारिता की परिभाषा हम भूल गए, या जो लोग आए हैं जो आपके जूनियर हैं जो अपनी ही बिरादरी के हैं कि वो पत्रकार हैं भी या नहीं हैं, वो कहाँ से ये सारी चीजें देख के आए हैं जो सारी जिंदगी राहुल देव ने प्रैक्टिस की, या प्रभा जी ने प्रैक्टिस की, या जितने लोगों ने, माथुर साहब, जिन जिन लोगों ने प्रैक्टिस की, वो सारे सिद्धांत गलत थे क्या? हमने अब तक सब गलत सीखा था क्या? प्रश्न है ये आपसे। संतोष जी, पहली बात तो मैं ये थोड़ा समय दीजिएगा, कि बहुत बड़े जी सवाल पूछे हैं प्लीज आपने। प्लीज प्लीज। ये बड़े सवाल हैं और बहुत कठिन सवाल हैं, ऐसे सवाल हैं जो हमें भी परेशान करते हैं, और इनका जवाब देना और अपने को बहुत साफ सुथरा धुला पुछा बताना ये भी मेरे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं भी अपने को किसी ऐसे पत्रकारी या मानवीय अपराध से मुक्त पूरी तरह नहीं मानता जो जिसमें कोई भी शरीक हो। तो हम सब अ, किसी न किसी रूप में जिम्मेदार हैं जो आज हो रहा है उसके लिए। बदलाव तो बहुत हुए हैं, आप जानते ही हैं कि एक पूरा युग बदला है उस समय से आज तक, और बदलता ही है। आज केवल भारत ही नहीं, भारतीय पत्रकारिता ही नहीं, पूरी दुनिया बदल गई है, लगातार बदल रही है। दुनिया के पुराने ध्रुव नष्ट हो गए हैं, नए ध्रुव आ गए हैं, लगातार आ रहे हैं, और बहुत बड़े, जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं टेक्टोनिक परिवर्तन और शिफ्ट्स, जियो पॉलिटिक्स में भी हो रहे हैं, अर्थव्यवस्थाओं में हो रहे हैं, संसार की और देश की आर्थिक स्थिति में हो रहे हैं। तो पूरा सब कुछ लगभग बदल गया। नहीं बदली शायद तो कोई राजनीति की एक शैली है जो कुल मिलाकर बहुत कई दशकों से अपने यहाँ ये रही है, कि लोगों की भावनाओं को जगाकर उनको अपने पक्ष में करना। ये पहले भी होता था, पहले गरीबी मिटाओ गरीबी हटाओ के नाम से होता था, और वो क्या था, और अब वो चाहे राष्ट्रवाद के नाम पे हो रहा हो और दूसरे वादों के नाम पर हो रहा हो। तो ये जहां जहां वाद रहेगा, किसी भी तरह का वाद, वो वो एक समस्या है, लेकिन वो मनुष्य मात्र की समस्या है, वो मनुष्य मानवीय मनोविज्ञान की का एक अविभाज्य अंग है, हमेशा रहा है और रहेगा। कि लोग भावनाओं में आते हैं, भड़कते हैं, उसके बाद किसी एक नेता के या एक विचारधारा के पीछे चलते हैं, और फिर चीजें होती हैं, बदल दी जाती हैं, उन लोगों का इस्तेमाल हो जाता है और लोग एक निमित्त बन जाते हैं। तो जहां तक पत्रकारिता का सवाल है, कि पत्रकारिता की भी पूरी दुनिया बदल गई है। जब हम लोग थे तो टीवी की शुरुआत हो रही थी, टीवी निजी टीवी चैनल जो थे वो, तो मैं जब मुंबई से दिल्ली वापस लौट के आया हूँ 1995-96 में तब हुआ है, और उसकी शुरुआत में शामिल रहने का भी एक छोटा सा अध्याय एक और है, जिसकी जिक्र मैंने नहीं करता। नहीं नहीं, वो तो बहुत बहुत बड़ा अध्याय है कि आपने मैं जी बिल्कुल। मैं बता देता हूँ कि जब केवल दूरदर्शन था, दूरदर्शन के अलावा और कोई शायद न्यूज़ चैनल कहीं नहीं थे, शायद एनडीटीवी ने एक छोटा सा उनका जो द वर्ड दिस वीक शायद चल रहा था, और ऐसे ही हिंदी में भी कुछ उनका था। उस समय मेरी मित्रता जी समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा जी से थी और है, और हम लोग जी लॉन्च होने से पहले से परिचित और मित्र रहे हैं। तो मैं उस समय जनसत्ता में था, यानी इंडियन एक्सप्रेस समूह में था, और विवेक गोयनका जो चला रहे थे उस समय, रामनाथ जी जा चुके थे, और मुझे रामनाथ जी के साथ रहने काम करने का भी जो अवसर मिला, वो भी मेरे जीवन का एक सौभाग्य है, उनको देखने का, उनके साथ बैठने का। तो मेरे मन में यह आया कि दोनों को मिलवाया जाए। तो संक्षेप में मैंने विवेक गोयनका और सुभाष जी की एक बात करवाई, उनकी फिर एक मुलाकात करवाई, और विचार ये था कि अगर ये दो संस्थान मिल जाएं, इंडियन एक्सप्रेस के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो हमारे श्रेष्ठतम पत्रकारिता संस्थानों में से एक था और है, और जी समूह, सुभाष जी को मैं जानता था, उनकी महत्वाकांक्षाओं को वो जितना बड़ा सोचते हैं, जितना नवाचारी सोचते हैं, नया सोचते हैं, तो ये दोनों माध्यम अगर मिल जाएं और ये दोनों लोग और ये दो संस्थान मिल जाएं, तो बहुत एक बड़ी शुरुआत, बड़ी बात हो सकती थी, बड़ी घटना पत्रकारिता की और पूरे समूचे मीडिया जगत में
भारत में हो सकती थी। तो मैंने इन दोनों को मिलवाया, दोनों की बात समझ में आई, दोनों में बातचीत भी आगे बढ़ी, कुछ प्रयास भी किए गए और उसी सिलसिले में मैं फिर मुंबई से दिल्ली आया। विवेक गोयनका ने कहा आप वहाँ जाइए और हम दोनों संस्थानों ने, इंडियन एक्सप्रेस और जी ने मिलकर एक कार्यक्रम बनाया। सिद्धार्थ बासु उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अच्छा। थे, प्रोड्यूसर मैं था। सिद्धार्थ बासु जो हमारे कौन बनेगा करोड़पति के आज इतने बड़े निर्माता निर्देशक हैं। और हमने शायद एक सांसदों की अंताक्षरी की थी जिसमें हमने 80 सांसदों को इकट्ठा किया। मुझे मालूम नहीं कि आप थे कि नहीं उस समय। और सांसदों का क्विज शो था वो, जिसको अनु कपूर ने एंकर किया था। तो ये पहला और शायद आखिरी संयुक्त कार्यक्रम है जो इंडियन एक्सप्रेस समूह और जी समूह ने मिलकर किया था, और ये बहुत अच्छा रहा, बहुत अद्भुत अनुभव था। लेकिन कुछ कारणों से वो बात आगे बढ़ नहीं सकी और फिर दोनों समूह अपनी अलग अलग दिशाओं में, पुरानी दिशाओं में चलते रहे। आज हम जानते हैं कौन कहाँ है, जी कहाँ है, और इंडियन एक्सप्रेस भी आज अभी जमा हुआ है, लेकिन वो होता तो पता नहीं क्या हो सकता था। खैर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय शुरुआत हो रही थी। जी में भी उस समय रजत शर्मा एक साप्ताहिक कार्यक्रम कर रहे थे, शायद आपकी अदालत कर रहे थे, और दैनिक समाचार बुलेटिन भी एक शुरू हो चुका था। जब मैं आया हूँ तो वो चल रहा था और उसको देखने की बात हुई थी मेरी। तो ये जो बिल्कुल छोटी शुरुआत निजी टीवी न्यूज़ की भारत में हुई, ये वो काल था। और उसके बाद फिर आज तक शुरू हुआ। आप जानते हैं कैसे आपके मित्र और हम सबके मित्र, हम सबके अग्रज एसपी सिंह ने आज तक की शुरुआत की। मैं तब तक प्रभाष जी रिटायर हो चुके थे और मैं कार्यकारी संपादक बनाकर विवेक गोयनका ने मुझे दिल्ली भेज दिया था और जनसत्ता का मैं कार्यकारी संपादक था। वो मेरे लिए कठिन था क्योंकि प्रभाष जी से जो हमारे रिश्ते थे और हैं, उस पूरे परिवार से जो मेरा निजी उनके लिए वो था। मैं बहुत रोया हूँ जनसत्ता मुंबई छोड़ते समय, आपको बता रहा हूँ। और मेरे लिए बहुत कठिन था उस जगह आना जहाँ पर प्रभाष जी थे, बैठे थे। तो लेकिन वो स्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं जब आपको स्वीकार करना पड़ता है। तो मुझे ये संतोष है कि जब तक मैं रहा तब तक प्रभाष जी उसी कमरे में, अपने पुराने कमरे में बैठे, उनका वो जो उन्होंने लिखा वो वैसे ही रहा। सब कुछ जो कुछ भी था, जो व्यवस्था थी उनकी, वो वैसे ही बनी रही। जबकि मुझ पर कुछ दबाव थे कि मैं उसको हटाऊं या कम करूं, वो असंभव था, वो नहीं हुआ, नहीं किया मैंने। तो उसी दौरान फिर ये आज तक शुरू हुआ। एसपी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने, सुरेंद्र जी ने शुरू किया था। सुरेंद्र जी अचानक, आप जानते हैं, और अब वो सारा पूरा घटनाक्रम आप जानते हैं कि उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और आज तक शुरू हो चुका था, उसको चलाना था। तो फिर अरुण पुरी का मुझे फ़ोन आया, उनसे मैं मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं आना पसंद करूँगा आज तक में। और टीवी में मेरी रुचि पहले ही थी, जैसे मैंने पहले बताया कि मुंबई से ही मैंने कोशिश जो की थी वो भी टीवी में रुचि, क्योंकि उस माध्यम की संभावनाओं को मैं समझ चुका था और मेरी उसमें निजी रुचि थी, मुझे वो अच्छा लगता था माध्यम। तो तब तक कुछ और मुझे लगा कि जनसत्ता में भी एक ठहराव आ रहा है और मैं वो एक निजी कुछ प्रसंग हैं उनमें नहीं जाना चाहूँगा। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा विकल्प मेरे लिए हो सकता है। और एक शुरुआत इस माध्यम की एक हो रही थी। इंडिया टुडे ग्रुप इसको कर रहा था, जो सबसे प्रोफेशनल ग्रुप्स में से एक है भारत में। और मैं अरुण पुरी को इस देश के सबसे अच्छे, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट प्रकाशकों में से एक मानता हूँ। बहुत ज़्यादा उनका आदर करता हूँ इस बात के लिए। तो मैंने आज तक का निमंत्रण स्वीकार किया और इस तरह मैं आज तक में आ गया। मुझे टीवी के प्रोडक्शन का, एंकरिंग का कोई अभ्यास नहीं था। उसके पहले टीवी कार्यक्रमों में जाने, मेहमान के तौर पे जाने का थोड़ा सा मुंबई से शुरू हुआ था, रजनी कार्यक्रम से। लेकिन तो बहुत मैं बुदबुदाता था, बहुत ही लगता था बहुत समय लगा उसके अभ्यास करने में। लेकिन खैर, कुल मिलाकर वो शुरू हुआ और फिर आज तक इस तरह से मेरी टीवी की यात्रा शुरू हुई।
तो तब से अब तक आप देखिए कि आप स्वयं पत्रकारिता के इतने दौरों से गुजर चुके हैं कि मुझसे ज्यादा शायद गहराई से आप जानते हैं, क्योंकि आपने मुझसे भी शायद पहले शुरू की थी। तो पत्रिकाओं का युग कैसे समाप्त हुआ, रविवार कैसे समाप्त हुआ, संडे हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट वीकली समाप्त हुआ, धर्मिक समाप्त हुआ, फिर दिनमान दैनिक पत्रकार दिनमान खत्म हुआ। दिनमान खत्म हुआ। तो हमारे जो बिल्कुल गौरव थे हिंदी पत्रकारिता के और अंग्रेजी के भी, वो पूरा फॉर्मेट ही नष्ट हो गया। मासिक और साप्ताहिक पत्रकारिता का फॉर्मेट ही लगभग नष्ट हो गया। अभी बहुत अपवाद स्वरूप कुछ बचा है, इंडिया टुडे उसमें बचा बिल्कुल है। आज आउटलुक खत्म हो, एक तरह से खत्म हो गया। बिल्कुल। तो तो जी जो बड़े परिवर्तन हुए हैं उसमें जो अर्थव्यवस्था के स्तर पर परिवर्तन हुए हैं पत्रकारिता में, कि वो अचानक बहुत ज्यादा पूंजी लगाने वाली चीज बन गई, उसमें बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ने लगी। और अचानक जो ये क्षेत्र खुला टीवी का, उसने उसमें इतना ज्यादा पैसा आ गया, इतने तरह तरह के लोग जीव जंतु आ गए उसमें, कि वो विस्फोटक प्रगति हुई। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी लोकतंत्र में आपको एक माध्यम का ऐसा विस्फोटक विस्तार मिलता है एक 5 से 10 साल के भीतर। तो इसने जिस तरह की एक होड़ पैदा की है, तब से लेकर आज तक वो रोज कठिन होती जाती है। उसी उसी समय समाज भी हमारा बदल रहा था। बदल रहा वो बिल्कुल। समाजवादी, साम्यवादी, कांग्रेसवादी तौर तरीके देश देख चुका था, उनकी नाकामियां देख चुका था, देश में ठहराव था, अर्थव्यवस्था में, लोगों के जीवन में परिवर्तन में, और भीतरी एक एक वैचारिक खोखलापन भी था। ये पूरा जो जो उसमें आप तुष्टिकरण की बात कर सकते हैं, मुसलमान बनाम हिंदू की बात कर सकते हैं, फिर राम मंदिर का आंदोलन शुरू हो गया। ये सब करते करते तो समाज, मतदाता, अर्थव्यवस्था और मीडिया, ये सब बहुत गहराई से बदल रहे थे। बदलते बदलते आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं, और ये बदलाव चलने वाला है। ये भी एक दौर है जो हम देख रहे हैं। तो मैं अभी इसको राहुल रोकता जी हूँ क्योंकि बहुत जी लंबी बात हो जाएगी। जी जी राहुल जी, इस प्रोग्राम को समाप्त करते हुए मैं आपका धन्यवाद इसलिए दूंगा, विशेषकर क्योंकि आपने दो तीन नए विषय सामने रख दिए जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। एक तो पुराने संपादकों के ऊपर बात होनी चाहिए, जिसमें आपने श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह जी का भी नाम लिया, और इस तरीके से करीब 10-12 संपादक हैं जिनके बारे में आज के पत्रकारों को पता नहीं है। उन सब के बारे में बात होनी चाहिए कि उन्होंने कैसे लोगों को तैयार किया। एक दूसरी चीज, आपने पत्रिकाओं के नाम लिए, रविवार, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग। इन्होंने भारतीय समाज के ऊपर, खासकर उत्तर भारतीय समाज के ऊपर क्या प्रभाव डाला और कैसे उनको शिक्षित किया, और दिनमान ने कैसे पहली समाचार विचार पत्रिका के रूप में पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। इन सब के ऊपर बात होनी चाहिए, दो चीजें। और तीसरी चीज, आपने एक चीज और बताई जो मुझे आपसे पूछना था, लेकिन अब नहीं पूछूंगा। हम दोबारा बैठेंगे आपसे, मैं वादा लूंगा कि आप दोबारा हमारे साथ बैठें। मैं अरे ये जानना जब आप चाहता हूं कि सारी दुनिया में, राहुल जी, टेलीविजन पत्रकारिता में जो लोग हैं, जिनमें चाहे बीबीसी हो, चाहे वॉइस ऑफ CNN हो, या दुनिया के जितने टेलीविजन चैनल, अल जजीरा हो, उनके पत्रकारों की समझ, एंकर्स की समझ, वहां एंकर समझदार होता है अपने पैनलिस्ट से ज्यादा। एंकर समझदार होता है, बिल्कुल बैठता है कि हमने जिस रिपोर्टर को कहीं भेजा है वो क्या लेके आ रहा है और हमको क्या बता रहा है, कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा। पता नहीं क्यों लगता है कि हिंदुस्तान में इसकी थोड़ी सी कमी है इस विषय के ऊपर, क्योंकि आप उसके भुक्तभोगी हैं। मैं आपके साथ इन विषयों के ऊपर आपको आग्रह करूंगा कि आज जब हम आपसे बातचीत करके समय तय करेंगे और हम उनके सामने आएंगे। आज लंबी बातचीत हुई, पर दर्शकों, आपने देखा कि राहुल देव क्यों राहुल देव हैं। अरे मैं इसीलिए नहीं राहुल हूँ देव हैं भाई, कि नहीं। उन्होंने उन्होंने जितनी बातें सफाई से कहीं। राहुल भाई, लोग सफाई से नहीं कहते, जो देखते हैं वो नहीं कहते हैं, उसमें रंग मिला के कहते हैं। वो बड़ी अजीब चीज है पत्रकारिता में आजकल। और जिससे आप बड़े हुए हैं, उसने जो देखा, जिस रंग को देखा, जिस पहलू को देखा, वही लोगों को बताया। और ये ईमानदारी आज पत्रकारिता से गायब हुई है। हम मुझे लगता है, मुझे इसका दुख भी है। मैं
चाहूंगा कि ये बना रहे, इसीलिए राहुल देव जी जैसे लोगों का चर्चा में आना, वैचारिक चर्चा में आना, पत्रकारिता की वैचारिक चर्चा में, वो बहुत आवश्यक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त दिया, और इस प्रोग्राम को समाप्त करने की आपसे मैं अनुमति चाहता हूं। हम फिर जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपको। और हम एक मित्र से और एक सहयोगी से, पत्रकारी सहयोगी से इतनी घनिष्ठ बातचीत मैंने भी पहली बार, बहुत सारी बातें कही हैं जो आज इससे पहले नहीं कही थी। मैं उसके लिए आभारी हूँ। बस अंत में सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे दोबारा कई पहलू हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और हम दोनों बात करेंगे तो शायद अच्छा ही होगा। बिल्कुल और बिल्कुल अंत में सिर्फ ये कहूँगा कि राहुल देव एक बहुत सामान्य, बहुत ही औसत व्यक्ति है, और उसे कृपया कोई भी उसको बड़ा मत बनाइए। मैं बहुत गहरे संकोच में चला जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने को इंसान बड़ा तो क्या इंसान नहीं, मैं सफल भी नहीं मानता। तो इस पर कभी समय रहा तो राहुल, बात करेंगे। इंसान खुद से थोड़ी अपने को बड़ा बनाता है, लोग बड़ा बनाते हैं। बहरहाल, हम फिर मिलेंगे और इन विषयों के ऊपर बातचीत करेंगे। राहुल भाई, आपको भी धन्यवाद, और दर्शकों आपको भी धन्यवाद।